Hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to revise the topic Banking Regulation Act. अब सी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सिर्फ ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए ही वो एप्लीकेबल है, राइट। सो हम क्या करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर नोट्स को जो है स्टडी करते हैं एंड हार्डली जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है अगर हम देखें तो 3 से 4 पेज में ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ओवर हो गया है। बीच बीच में जो भी क्वेश्चंस आंसर की बात आएगी, क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बात आएगी तो हम इसके जो है डिस्कशन कर लेंगे कि क्या है ये, इस पे क्वेश्चन किस तरीके से जो है बन सकते हैं, ठीक है। और जो बने हैं क्वेश्चन उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे कि किस किस पॉइंट पे क्वेश्चन आए हैं। वैसे भी ये 4 से 5 नंबर का आता है, इतना रेलेवेंट है नहीं है, तो इसको हम फटाफट तरीके से ओवर करते हैं, राइट। देखिए, एज पर द सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, अ बैंकिंग कंपनी मीन्स, तो बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन बोलती है कि बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। क्या कर रही है? बैंकिंग बिजनेस कर रही है इंडिया में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या है? एनी कंपनी विच इज़ इंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और कैरी ऑन एनी ट्रेड, जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है या जो ट्रेड करती है एंड साथ ही साथ एक्सेप्ट कर रही है डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक मेयरली फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग इट्स बिजनेस। तो ऐसे ही तो होता है, जो है कंपनी, जो भी कॉर्पोरेशन है जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है या जो सर्विसेज दे रही है वो पब्लिक से पैसे तो लेती है ना। ये तो प्रैक्टिकल है, देखा है हमने। एज सच मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर शेल नॉट बी डीम्ड टू बी ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। इसको बिजनेस ऑफ बैंकिंग मत बोल देना, मियरली अगर तुमने पब्लिक से फाइनेंस लिया है तो फिर ऐसे केस में बिजनेस ऑफ बैंकिंग नहीं होगा। बैंकिंग कंपनी वो जो बैंकिंग बिजनेस करती है। बैंकिंग बिजनेस में कुछ जनरल फंक्शन बोल के रखे हैं कि क्या क्या चीज़ें करती है जनरल, ठीक है। तो जनरल क्या क्या चीज़ें करती है कि लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है, ठीक है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है, गारंटी या इंडेमनिटी बिजनेस में है, फैसिलिटी ऑफ रेमिटेंस ऑफ फंड रेमिट करती है, वो तो पता ही है हमको। ये तो हम सारे चीज़ें लिख सकते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। मनी एक्सचेंज बिजनेस एज ऑथराइज डीलर, तो मनी एक्सचेंज का बिजनेस करती है एज एन ऑथराइज डीलर। और अदर सर्विसेज, ये जनरल फंक्शंस है, ये बैंकिंग करती है। तो इसमें हमने क्या करा? लेटर ऑफ क्रेडिट, रेमिटेंस ऑफ फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मनी एक्सचेंज बिजनेस, ये सब मैनेजमेंट जो है बैंकिंग कंपनी करती है। अदर कुछ यूटिलिटी फंक्शन है कि प्रोवाइडिंग सेफ कस्टडी टू इट्स कस्टमर फॉर कीपिंग देयर वैल्यूएबल, तो लॉकर फैसिलिटी है, ठीक है। जनरल यूटिलिटी सर्विस लाइक टेली बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, ऑनलाइन, तो ये सारी यूटिलिटी सर्विसेज है, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब लॉकर फैसिलिटीज हमने पढ़ लिया है। पेंशन पेमेंट, तो पेमेंट ऑफ पेंशन, पेमेंट ऑफ सैलरीज, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, सब लिखी हुई है। हम भी लिख सकते हैं इन केस हम एडिशनल में ये भी लिख सकते हैं कि इंडेमनिटी बिजनेस, गारंटी बिजनेस कर सकती है। इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेट एज एग्जीक्यूटर, सी जो ये पॉइंट है जो इसमें लिखे हुए नहीं है, इसको एक जगह नोट कर लीजिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेट एज एग्जीक्यूटर या एजेंट फॉर गवर्नमेंट एजेंट बन सकती है। तो ये C&F एजेंट भी बन सकती है, परचेज सेल कर सकती है बॉन्ड्स, ये सब चीज़ें हैं। लॉकर फैसिलिटी, सेफ कस्टडी, ऐसा सब है ही, ठीक है। तो ये करने के बाद सेक्शन 7 क्या बोलता है? ओनली अ बैंकिंग कंपनी, सेक्शन 7 क्या बोलता है कि ओनली अ बैंकिंग कंपनी कैन यूज़ द वर्ड बैंक, बैंकिंग कंपनी। तो सिंपल सी बात है, किसी बैंकिंग कंपनी ही ये वर्ड यूज़ कर सकती है, बैंक, बैंकिंग कंपनी। मतलब कि किसी की स्टील की दुकान है और अगर वो बोले ABC स्टील बैंक लिमिटेड, तो भैया नहीं चलेगा, सिर्फ बैंकिंग कंपनी ही इसको यूज़ कर सकती है। और इस पर ही एक क्वेश्चन था, ठीक है। नो अदर फर्म, इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कैन यूज़ अ पार्ट ऑफ इट्स नेम ऑफ द वर्ड बैंक, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि स्टील बैंक, इस टाइप की चीज़ें हम इधर नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते, राइट। चलो सेक्शन 9, सेक्शन 9 क्या बोलता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर थर्ड पार्टी हेल्ड बाय द बैंक। कब हेल्ड करती है? सिंपल सी बात है, ये तभी हेल्ड करती है जब जो है अगर सामने वाला पे नहीं कर रहा है पैसे और उसकी सिक्योरिटी हमारे पास रखी हुई है, तो ऐसे केस में बैंक जब्त कर लेती। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड पार्टी हेल्ड बाय बैंक शुड बी डिस्पोज ऑफ, तो ऐसे केस में फिर भी उसको डिस्पोज तो करना पड़ेगा 7 साल के अंदर। और RBI जो है, समझ रहे हो, मतलब कि अगर कोई पर्सन लोन पे नहीं कर रहा है तो हमने उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया, ठीक है, जो एक सिक्योरिटी थी, हमने उसको जब्त कर लिया। तो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन आप 7 साल में जो है फिर भी आपको डिस्पोज तो करना पड़ेगा, 7 साल के अंदर डिस्पोज करना पड़ेगा। हर RBI जो है एक्सटेंड कर सकती है फॉर द मैक्सिमम 5 ईयर्स तक, और एक्सीडेंट ऐसे इसमें एक्सटेंड हो सकता है। पर इसका एक्सेप्शन है, अगर वो बिल्डिंग ही खुद बैंक की हो
जैसे कि बैंक की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर बैंक वर्क करती है, तो ऐसे केस में ये एक्सेप्शन है। अगर प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर ओन यूज है तब थोड़ी ना इधर आएंगे। फिर आती बात हमारी सेक्शन 17 की जो है रिजर्व फंड, तो इस पर ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन है, राइट। फिर आती बात रिजर्व फंड की, तो आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, शैल क्रिएट अ रिजर्व फंड, ठीक है। और प्रॉफिट में से आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए 25% है, पर वो 25% इतना मैटर नहीं करता क्योंकि क्वेश्चन में पूछ ही नहीं रहे। पर प्रॉफिट बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन, आपको 20% ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आरबीआई रिकमेंड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, देखो सबसे पहले ये तो है कि हमको ट्रांसफर तो करना ही है, ठीक है। आउट ऑफ द बैलेंस प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर, हर साल के प्रॉफिट में से हमको ट्रांसफर करना है एज डिस्क्लोज इन द पीएनएल अकाउंट, ठीक है। जो आप प्रॉफिट डिस्क्लोज करते हैं पीएनएल अकाउंट में, प्रिपेयर अंडर सेक्शन 29 एंड बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड, जो अभी अपन ने बात करी थी कि बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड ट्रांसफर टू द रिजर्व 20% ऑफ द सच प्रॉफिट, मिनिमम 20% हमको ट्रांसफर करने का है। पर इसका एक्सेप्शन है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जब उसको रिकमेंड करती है आरबीआई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द आरबीआई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जब आरबीआई रिकमेंड करती है तो आफ्टर कंसिडरिंग, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जब आरबीआई रिकमेंड करती है तो आफ्टर ये सब चीज़ें कंसिडर करके वो एग्जाम कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई एग्जाम कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम कर सकती है, आरबीआई एग्जाम नहीं करेगी, आरबीआई रिकमेंड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम कर सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इच्छा पर है, क्योंकि रिकमेंडेशन कभी मैंडेटरी नहीं होता। तो आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग मे एग्जाम, ध्यान रखो ये मे एग्जाम बोला है। तो कब एग्जाम कर सकती है? जब आपका पेड अप कैपिटल, जब आपका सबसे पहले रिजर्व एंड शेयर प्रीमियम, रिजर्व और शेयर प्रीमियम मोर देन इक्वल टू पेड अप कैपिटल ऑन द डेट ऑफ ऑर्डर। क्या लिखा हुआ है? रिजर्व एंड शेयर प्रीमियम मोर देन इक्वल टू, ये जो बोल रहा है ना, ये है मोर देन इक्वल टू, ये मोर देन इक्वल टू है। तो रिजर्व और शेयर प्रीमियम मोर देन इक्वल टू पेड अप कैपिटल, मतलब आपके पास अगर पैसे है तो फिर गुल्लक बनाने की जरूरत नहीं है। तो रिजर्व और शेयर प्रीमियम मोर देन इक्वल टू पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो ऐसे केस में रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। और क्या है? पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व शुड बी एडिक्वेट इन रिलेशन टू डिपॉजिट लायबिलिटी। सबसे पहले तो पेड अप कैपिटल और रिजर्व, देखो दो चीज़ें, इधर बोला पेड अप कैपिटल और रिजर्व एडिक्वेट होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ ये बोलती कि रिजर्व और शेयर प्रीमियम मोर देन इक्वल टू पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो दो चीज़ें, इन रिलेशन टू डिपॉजिट लायबिलिटी पेड अप कैपिटल रिजर्व एडिक्वेट हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो है रिजर्व और शेयर प्रीमियम जो है मोर देन इक्वल टू पेड अप कैपिटल ऑन द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एग्जाम्पशन, ठीक है। तो ऐसे केस में ऑर्डर, देखो एग्जाम अगर कर सकते तो एग्जाम्पशन का भी ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर की डेट पे पेड अप कैपिटल देखो, रिजर्व और शेयर प्रीमियम उस पेड अप कैपिटल की डेट से ज़्यादा का होना चाहिए, तो जाके आप जो है एग्जाम कर सकते हो। तो आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, उस क्वेश्चन में ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जाम्शन ही गलत दे दी। एग्जाम्शन गलत दे दी इन द सेंस कि जब रिजर्व और शेयर प्रीमियम पेड अप कैपिटल से ही कम है। अब जब पेड अप कैपिटल से कम है रिजर्व और शेयर प्रीमियम, तो ऐसे केस में गलत हो गया ना। जब शेयर कैपिटल से ही कम है तो फिर गलत हो गया, नहीं करना था था एग्जाम्शन आपको, क्योंकि रिजर्व और शेयर कैपिटल कम, शेयर प्रीमियम कम है आपकी पेड अप कैपिटल से, राइट। अब देखो जब भी आप अप्रोप्रिएशन करते हो, अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द रिजर्व फंड, जो भी आप अप्रोप्रिएशन करते हो, और शेयर प्रीमियम अकाउंट जो भी आप अप्रोप्रिएशन करते हो, आप आरबीआई को 21 दिन में रिपोर्ट करो, ठीक है, विदिन 21 डेज, डिलेस कैन बी कंडक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हमने समझा, ठीक है, इजी था ये। अब कुछ पॉइंट्स है जैसे सेक्शन 21, पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू कंट्रोल एडवांसेस, क्या बोला है? पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू कंट्रोल एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनी। तो अगर आरबीआई सेटिस्फाई होता है कि इट इज़ नेसेसरी, ये जरूरी है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट के लिए, बैंकिंग पॉलिसी के लिए, ठीक है, इट मे डिटरमाइन द पॉलिसी इन रिलेशन टू एडवांसेस। तो ऐसे केस में वो डिटरमाइन कर सकती है पॉलिसीज, इट मे डिटरमाइन पॉलिसी इन रिलेशन टू एडवांसेस विच शैल बी बाइंडिंग। वो सिंपल सी बात है, अगर उनको लग रहा है कि पब्लिक डिपॉजिटर बैंकिंग पॉलिसी के लिए सही है, बेनिफिट में एक्सपीडियंट है, तो ऐसे केस में जो है पॉलिसी वो बनाएंगी, ठीक है। ट्रीटमेंट डिटरमाइन द पॉलिसी इन रिलेशन टू एडवांसेस विच शैल बी बाइंडिंग। तो आरबीआई में गिव डायरेक्शन रिगार्डिंग पर्पस ऑफ एडवांसेस, कि आप किस एडवांस का पर्पस ऑफ एडवांसेस बता सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, एडवांस की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कितना मार्जिन आपको मेंटेन करने का है, एंड द मैक्सिमम अमाउंट एडवांसेस गिवन, कितना अमाउंट आप मैक्सिमम पे कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है कंट्रोल कर सकती है एडवांसेस अंडर सेक्शन 21। आती है 25 इंस्पेक्शन की बात। तो क्या बोला है इसमें इंस्पेक्शन में? ये है अपना सेक्शन 35 इंस्पेक्शन। अब देखो
इंस्पेक्शन के पहले इसमें सेक्शन 29 दिया हुआ नहीं है और सेक्शन 30 भी दिया हुआ नहीं है। एक बार देखते हैं कि 29 30 दिया हुआ है कि नहीं है। तो क्या बोला गया है इंस्पेक्शन के रिस्पेक्ट में, तो इंस्पेक्शन के पहले जो 2 सेक्शन है, सेक्शन 29 और सेक्शन 30, वो एक बार देखने लायक है। तो सेक्शन 29 और सेक्शन 30 हमको समझना पड़ेगा। अब इसके लिए हमको एक पर्टिकुलर चीज़ देखनी पड़ेगी, क्या है कि अकाउंट्स और बैलेंस शीट सेक्शन 29 में देके रखा है। क्या है, बैंकिंग कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है एट लास्ट वर्किंग डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, अकाउंटिंग ईयर का लास्ट वर्किंग डे, अकाउंटिंग ईयर का लास्ट वर्किंग डे है और आपको जो है फिर अकाउंटिंग ईयर का लास्ट वर्किंग डे है और आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं एट लास्ट वर्किंग डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाओगे। अब ये शेड्यूल 3 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का है, शेड्यूल 6 और शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट नहीं है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का है। ये अकाउंट्स जो आपने बनाया है लास्ट वर्किंग डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर में, तो उसको साइन भी तो करवाना पड़ेगा। तो साइन बाय चेयरपर्सन, मैनेजर और एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, मतलब कि चेयरपर्सन या मैनेजर और साथ ही साथ एटलीस्ट 3 डायरेक्टर हो, 3 से कम हो तो फिर सारे के सारे डायरेक्टर। तो ये अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट के रिस्पेक्ट में है, जिसमें साइनिंग भी चेयरपर्सन मैनेजर द्वारा होगी और जिसमें एटलीस्ट 3 डायरेक्टर रहेंगे। रही बात आती है ऑडिट की, तो ऑडिट में समझो सेक्शन 30 ऑडिट का है। क्या है कि बैंकिंग कंपनी को प्रीवियस अप्रूवल चाहिए रहता है आरबीआई का। जब भी आरबीआई, देखो ऑडिट में एक जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम इसको स्पेसिफिक कट टू कट समझ लेते हैं कि बैंकिंग कंपनी ऑब्टेन प्रीवियस अप्रूवल ऑफ आरबीआई। बैंकिंग कंपनी को आरबीआई का प्रीवियस अप्रूवल चाहिए बिफोर अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ठीक है, और रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। आप अपॉइंट कर रहे हो, रीअपॉइंट कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, आरबीआई का प्रीवियस अप्रूवल चाहिए। आरबीआई जो है पब्लिक इंटरेस्ट में, बैंकिंग कंपनी के इंटरेस्ट में, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में डायरेक्ट कर सकती है स्पेशल ऑडिट। तो ये इसका ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है, बट ठीक है ये पॉइंट इधर इनकॉर्पोरेटेड था तो अपन ने इसको पढ़ लिया। अगर देखें तो आरबीआई पब्लिक इंटरेस्ट, बैंकिंग कंपनी के इंटरेस्ट में, देखो 3 इंटरेस्ट देखे जाएंगे, पब्लिक इंटरेस्ट, बैंकिंग कंपनी इंटरेस्ट और स्पेसिफिक डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में आरबीआई डायरेक्ट कर सकती है स्पेशल ऑडिट बाय एन ऑर्डर। तो ऑर्डर देगी स्पेशल ऑडिट आपको करने का। और ऐसे केस में जो आरबीआई ने अगर स्पेशल ऑडिट का बोला है तो एक्सपेंसेस आरबीआई बॉन्ड नहीं करेगी। अब आरबीआई ने स्पेशल ऑडिट का बोला है तो किस कंपनी का हो रहा है, बैंकिंग कंपनी का हो रहा है ना, तो बैंकिंग कंपनी स्पेशल ऑडिट के जो एक्सपेंसेस है वो बियर करेगी, ठीक है। अनलेस अगर जीएसटी ऑडिट में जब स्पेशल ऑडिट होता है तो उसमें कमिश्नर बियर करती है, ठीक है। तो इधर बैंकिंग कंपनी बियर करेगी। और सिंपल सी बात है, इस ऑडिट की रिपोर्ट में डिस्क्लोजर किया जाएगा, डिस्क्लोजर इन रिपोर्ट। तो डिस्क्लोजर क्या चाहेंगे, ट्रिप, ठीक है। सबसे पहले क्या ट्रांजेक्शन विद इन द पावर्स, बैंकिंग कंपनी में जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं, क्या ट्रांजेक्शन आर विद इन द पावर्स। फिर रिटर्न रिसीव फ्रॉम ब्रांचेस आर एडिक्वेट, जो बैंकिंग कंपनी लेने वाला काम है, रिटर्न लेने वाला काम, ठीक है। तो जब रिटर्न ब्रांचेस से आते हैं तो क्या वो एडिक्वेट है। देने वाला काम, क्या बैंकिंग कंपनी ने जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ऑडिटर को दी है, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है। क्या पीएनएल शो कर रहा है ट्रू एंड फेयर बैलेंस। तो पी से क्या हो गया, ट्रिप, टी से बोला पहले तो ट्रांजेक्शन आर विद इन द पावर्स, आर से जो रिटर्न है, जो रिटर्न हमको रिसीव हुए फ्रॉम द ब्रांच, तो रिटर्न अगर हमको जो ब्रांच से रिसीव हुए हैं क्या वो एडिक्वेट है और क्या वो टाइमली रिसीव होते हैं कि नहीं होते। आई से जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करी है बैंकिंग कंपनी टू द ऑडिटर आर एडिक्वेट। और पी से वेदर द पीएनएल शो ट्रू एंड फेयर बैलेंस, ठीक है। और अदर मैटर जो शेयर होल्डर के विच ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ शेयर होल्डर, अदर मैटर जो हमको शेयर होल्डर को नोटिस में कराना है। तो इस तरीके से जो है हमारा ट्रिप वाला पोर्शन ओवर हुआ। ये है 29 और 30। अब जब 29 और 30 खत्म होता है, ठीक है, फिर आती है बात 35 की। यार अकाउंट्स बन गए हमारे 29 के अंदर, 30 में अपना ऑडिट हो गया। अब इंस्पेक्शन में क्या है, इंस्पेक्शन में समझो क्या बोला है, आरबीआई कैन कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑफ एनी बैंक एंड गिव देम डायरेक्शन एज इट डीम्स फिट। आरबीआई कंडक्ट कर सकती है इन्वेस्टिगेशन। अब आरबीआई जब इन्वेस्टिगेशन करती है ना, तो आरबीआई सुओ मोटो भी कर सकती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई को डायरेक्ट किया तो आरबीआई तब भी कर सकती है। देखो अब समझो, एग्जाम्शन का नोटिफिकेशन देना है कि रिजर्व में तुमको ट्रांसफ़र नहीं करने का एग्जाम्शन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इंस्पेक्शन में आरबीआई इंस्पेक्शन करती है, तो आरबीआई सुओ मोटो भी कर सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करे तो भी आरबीआई कर सकती है। आरबीआई ने अगर इंस्पेक्शन करा तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है वो किसी ऑफिसर को अपॉइंट करेगी, ऑफिसर इंस्पेक्शन स्क्रूटनी करेगा, और जो भी है इंस्पेक्शन के रिस्पेक्ट में डायरेक्शंस, बैंक्स आर बाउंड टू कंप्लाई विद सच डायरेक्शंस, ठीक है। उनको सारे डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, रजिस्टर, स्टेटमेंट, इन्फॉर्मेशन ये सब देना पड़ेगा, ठीक है। ऑल सच बुक्स ये सब उनको देना पड़ेगा। पर्सन होंगे तो पर्सन को भी एग्जामिन कर सकते हैं ऑन ओथ पे। अब ऐसे केस में, अब देखो, अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर आरबीआई को डायरेक्ट किया और आरबीआई ने इंस्पेक्शन तब किया, तो ऐसे केस में आरबीआई की इंस्पेक्शन की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को चली जाएगी। आरबीआई शैल सप्लाई द बैंक रिपोर्ट, बैंक कॉपी मतलब कि ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट की कॉपी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी।
बट अगर आरबीआई ने खुद ने करा हो तो आरबीआई के पास डिस्क्रिशन है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे नहीं दे, ठीक है। तो आरबीआई सबमिट रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट इंस्पेक्शन इफ इंस्पेक्शन इज डन ऑन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जब ये मिलती है रिपोर्ट, इसमें आगे की चीज़ें लिखी हुई नहीं है बट समझ लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जब रिपोर्ट मिलती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट द मैटर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, अगर मैटर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक या डिपॉजिटर है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड अगर वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुई और फिर भी उसको लग रहा है कि मैटर जो है वो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिटर है, तो ऐसे केस में वो प्रोहिबिट कर सकती है बैंकिंग कंपनी को फॉर फ्रेश डिपॉजिट। आप फ्रेश बैंकिंग कंपनी को प्रोहिबिट कर दिया कि फ्रेश डिपॉजिट जो है आप नहीं ले सकते। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी आरबीआई को फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। सबसे पहले तो बैंकिंग कंपनी को बोल दिया कि आप फ्रेश डिपॉजिट नहीं ले सकते और डायरेक्ट कर दिया आरबीआई को भी कि इसकी वाइंडिंग अप की प्रोसीजर चालू करो। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट आरबीआई फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी कि इसका वाइंडिंग अप चालू करो, ठीक है। फिर है 35A। 35A क्या बोलता है कि पावर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के पास पावर है डायरेक्शन देने की। तो आरबीआई डायरेक्शन कब दे सकता है? आरबीआई के पास पावर है डायरेक्शन देने की। डायरेक्शन कब देगा? देखो इंसान को डायरेक्शन कब देते? जब इंसान भटक गया, ठीक है, कुछ बेटरमेंट के लिए डायरेक्शन देंगे। तो ये लिखा हुआ है कि आरबीआई कैन इशू डायरेक्शन टू द बैंकिंग कंपनी, कैन इशू डायरेक्शन टू द बैंकिंग कंपनी इफ इट इज सेटिस्फाई, अगर वो सेटिस्फाई होता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, ठीक है, कि इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, इन दी इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी, ये तो पब्लिक इंटरेस्ट में है और बैंकिंग पॉलिसी पब्लिक इंटरेस्ट में है, बैंकिंग पॉलिसी के इंटरेस्ट में है, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में है, ठीक है। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट, ये डायरेक्शन काय के लिए दे रहे हैं? टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट, टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट। और हम बोल सकते हैं कि टू प्रिवेंट द अफेयर्स डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ, टू प्रिवेंट द अफेयर्स डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर और इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ बैंक, ठीक है। to prevent affairs detrimental to the interest of depositor or in a manner prejudicial to the interest of bank। तो ये सब हमने करा। RBI may on representation made to it on or its own motion modify or cancel any of the direction issued। तो जो भी डायरेक्शन RBI में on representation made to it own motion में RBI जो है मॉडिफाई या कैंसिल कर सकती है डायरेक्शन, मॉडिफाई या कैंसिल कर सकती है डायरेक्शन। अब समझो डायरेक्शन जब देते हैं, डायरेक्शन कब देंगे? कि अगर डायरेक्शन का स्कोप बड़ा है, सिंपल सी बात है कि डायरेक्शन कब देंगे कि किसी के फेवर में बात करनी हो तो क्या टू इन पब्लिक एंट्री डायरेक्शन इज इन पब्लिक इंटरेस्ट है या डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में है, ठीक है, या बैंकिंग पॉलिसी के इंटरेस्ट में है। डायरेक्शन तब दे सकते हैं, ये तो हो गया पॉजिटिव एस्पेक्ट। डायरेक्शन तब दे सकते हैं जब कोई गलत काम कर रहा हो उसको रोकना हो, ठीक है। टू प्रिवेंट द अफेयर्स डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, ये वो है कि आपने इधर रोका किसी को, टू प्रिवेंट द अफेयर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, और ये रोकना। और एक होता है टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट, जहाँ पे किसी को आप बचा रहे हो। एक तो जो गलत कर रहा है उसको रोक दिया और मैनेजमेंट को सिक्योर कर दिया, टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है। अब 35B, अब 35B समझो, ये 35B अमेंडमेंट है। क्या बोला? एनी अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन टर्मिनेशन आर्ट, एनी अमेंडमेंट इन प्रोविजन, अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और अगर अमेंडमेंट करना भी है तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। तो इधर भी आरबीआई का अप्रूवल आ गया। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ एक चीज़ में है, एग्जाम्पशन की चीज़ में। तो क्या लिखा है? एनी अमेंडमेंट। अब किस में अमेंडमेंट करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन टर्मिनेशन, ठीक है, अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन टर्मिनेशन, रिमूवल ऑफ चेयरमैन, होल टाइम डायरेक्टर, MD। ये लिखा हुआ है एनी अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन टर्मिनेशन, अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट टर्मिनेशन ऑफ चेयरमैन, MD, मैनेजर, CEO, तो अप्रूवल चाहिए। अब इर्रिस्पेक्टिव या अमेंडमेंट की चीज़ तुम्हारे आर्टिकल्स में भी देकर रखिए, तो भी फिर भी तुमको जो है आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, राइट। फिर आती बात 35AA की। तो 35AA भी एक सेक्शन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको ध्यान रखना। देखो बैंकिंग कंपनी हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है IBC के तहत, और फाइनेंशियल क्रेडिटर और सुओ मोटो भी जो है इनिशिएट कर सकती है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस।
तो जब बैंकिंग कंपनी होती है ना, बैंकिंग कंपनी को अगर आरबीआई डायरेक्ट करे, और आरबीआई भी तभी डायरेक्ट करती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करे, तब जाके जो है इनिशिएट होती है एप्लीकेशन। ये है हमारा 35AA में। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 1 सेकेंड, इधर 35AA लिखा हुआ है, जबकि है 36AA। जो मैंने आपको सेक्शन बताया वो 35AA का था, ठीक है। ये हम शायद इधर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ओके, अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट एंड ऑडिट की बात इधर कर दिए। ओके, इधर इन्होंने 36AA लिखना था, इन्होंने 35AA लिखा हुआ है। जो मैंने आपको बात करी ना वो है अपना 35AA, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इधर लिख दो 36AA। ठीक है, अब आती बात कि जो हमने पढ़ा था कि 36AA क्या होता है। 36AA क्या होता है कि विद आरबीआई अगर सेटिस्फाई होता है दैट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, फिर वही इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर और टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, ठीक है ना, और प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर, ये लिखा हुआ। फॉर प्रिवेंटिंग द अफेयर्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी कंडक्ट इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, या प्रॉपर मैनेजमेंट सिक्योर करने के लिए। रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग, रिजर्व बैंक क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी रीजंस राइटिंग में। रिजर्व बैंक में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग रिमूव कर सकती है, टर्मिनेट कर सकती है। तो आरबीआई अगर सेटिस्फाइड हुआ इन पब्लिक इंटरेस्ट इन बैंकिंग, इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट, टू प्रिवेंट अफेयर्स ऑफ कंपनी डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आरबीआई को ऐसा लग रहा है, आरबीआई अगर सेटिस्फाइड है तो वो रीजन रिकॉर्ड करेगी। सबसे पहले तो रीजन रिकॉर्ड करेगी एंड रिमूव कर सकती है फ्रॉम ऑफिस, रिमूव कर सकती है फ्रॉम ऑफिस विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर। रिमूव कर सकती है ऑफिस से, तो रिमूव कर सकती है फ्रॉम ऑफिस विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट, वो उस डेट से एज स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। किस किस को रिमूव कर सकती है, चेयरमैन, डायरेक्टर एक्सेट्रा, सीईओ और अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय। तो सारे ऑफिसर और एम्प्लॉय भी आ गए, तो सभी कवर हो गए। रिमूव कर सकती है, और ये अगर इनको रिमूव कराना है तो इनको कंपेंसेशन पे नहीं होगा, ठीक है। इनको रिमूव करा है तो इनको कंपेंसेशन पे नहीं होगा। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देंगे, देखो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे उनको, इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, एकदम से रिमूव नहीं करेंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। पर अगर रिमूव करते तो इनको कंपेंसेशन पे नहीं होगा, और इनको रिमूव करा है तो डिस्क्वालीफाइड है 5 साल के लिए, ठीक है। ये डिस्क्वालीफाइड है 5 साल के लिए टू बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट विद एनी कंपनी, किसी कंपनी से कनेक्ट नहीं हो सकते डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर 5 ईयर्स, ये तो डिस्क्वालीफाइड है। अब इस रिमूवल के ऑर्डर पे अगर तुमको अपील करनी है तो अपील करो सेंट्रल गवर्नमेंट को, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अगर अगेंस्ट में ऑर्डर दे दिया, ठीक है, तो ऐसे केस में आरबीआई किसी दूसरे को अपॉइंट करेगी क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हो गई है। तो अपील कर दो सेंट्रल गवर्नमेंट को। डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट तो वैसे भी क्वेश्चन में नहीं आएगा, पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर अगेंस्ट में डिसीजन दे दिया है तो आरबीआई अपॉइंट करेगी किसी अदर सुटेबल पर्सन को फॉर 3 ईयर, ठीक है, विच शैल बी एक्सटेंड टू फर्दर 3 ईयर, और सच पर्सन शैल नॉट इंकर एनी ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी अगेंस्ट द बैंकिंग कंपनी। उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए बैंकिंग कंपनी के अगेंस्ट में, अदरवाइज फिर वो भी बाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने समझा कि डिस्क्वालीफाइड है 5 साल के लिए, जो इधर लिखा हुआ नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अगर अगेंस्ट में ऑर्डर दे दिया है तो ऐसे केस में आरबीआई अपॉइंट करती है सुटेबल पर्सन को 3 साल के लिए, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 3 ईयर, सच पर्सन शुड नॉट इंकर एनी ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी। 36AB की बात करते हैं। 36AB एडिशनल डायरेक्टर, अब वही है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी, टू प्रिवेंट द अफेयर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर या डिपॉजिटर, हम एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। तो यही रिजर्व बैंक इज ऑफ ओपिनियन दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग कंपनी और डिपॉजिटर, तो वो अपॉइंट कर सकते हैं एडिशनल डायरेक्टर। पर एडिशनल डायरेक्टर होल्ड करेगा ऑफिस फॉर नॉट मोर देन 3 ईयर, 3 साल तक के लिए होल्ड करेगा, विच में भी फर्दर एक्सटेंड टू 3 ईयर। तो ये टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में नहीं आते हैं, एडिशनल डायरेक्टर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में नहीं आते हैं। अब समझो, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में एडिशनल डायरेक्टर नहीं आते हैं। अब समझो क्या लिखा हुआ है, अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। अब अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट की बातें हम कर चुके थे 29 में, जो हमको फिनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, वो सब हमने जो पर्टिकुलर नोट्स में पढ़ा था कि बैलेंस शीट एंड पीएनएल शैल बी प्रिपेयर। अब जो बैलेंस शीट पीएनएल जो है हम वो प्रिपेयर कर रहे हैं लास्ट वर्किंग डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर में। तो लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट और पीएनएल जो है वो प्रिपेयर होगा ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर।
बैलेंस शीट और पीएनएल जो है वो कब प्रिपेयर होगा? ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। और थर्ड शेड्यूल में फॉर्म स्पेसिफाइड है, ये साइंड होना चाहिए। साइन किससे होना चाहिए? साइन किससे होना चाहिए? चेयरमैन या मैनेजर, ठीक है, चेयरमैन या मैनेजर और एटलीस्ट 3 डायरेक्टर। पर देखो इसमें थोड़ा सा इलेबोरेटेड है। अगर बैंकिंग कंपनी अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है और बैंकिंग कंपनी अगर आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है, अगर बैंकिंग कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है तो मैनेजर करेगा और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। और अगर देयर आर मोर देन 3 डायरेक्टर तो एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, ठीक है, और देयर आर नॉट मोर देन 3 डायरेक्टर तो फिर सारे डायरेक्टर। अब अगर वो चेयरमैन है ना तो चेयरमैन की जगह प्रिंसिपल ऑफिसर आप बोल सकते हो। और अगर बैंकिंग कंपनी आउटसाइड इंडिया है तो बाय द मैनेजर। अब मैनेजर के साथ क्या है? एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन इंडिया, एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन इंडिया। तो मैनेजर और एजेंट ऑफ द, ठीक है, एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी इन इंडिया। द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 6 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट shall insofar as they are not consistent with this act। तो क्या बोल रहे हैं? रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 6 और शेड्यूल 3 insofar as they are not inconsistent with this act, अगर वो इनकंसिस्टेंट नहीं है shall apply to balance sheet and P&L ऑफ बैंकिंग कंपनी, ठीक है। तो अगर इनकंसिस्टेंट नहीं है तो वो अप्लाई हो जाएगा। और बैंकिंग कंपनी हमने इधर बात कर ली है कि चेयरमैन की जगह इधर होगा प्रिंसिपल ऑफिसर, ठीक है। तो चेयरमैन जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफिसर, और आउटसाइड इंडिया है तो मैनेजर, ठीक है। अगर आउटसाइड इंडिया है, बैंकिंग कंपनी अगर इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे केस में हम किनको बोलेंगे? हम किनको बोलेंगे? मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिसर के एजेंट को, ठीक है। सेक्शन 30 ऑडिट की बात है तो हमने पढ़ लिया था ऑडिट की बात, पर सेक्शन 30 में हमने स्पेशल ऑडिट भी पढ़ा था। तो बैलेंस शीट और पीएनएल जो है वो तो ऑडिट होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा एवरी बैंकिंग कंपनी बिफोर अपॉइंटमेंट। और वो सिंपल से अपन ने बात करी थी कि अगर आपको अपॉइंटमेंट और रिमूवल करना है तो आपको आरबीआई का प्रीवियस अप्रूवल चाहिए। तो इस तरीके से जो है हमने 30 तक के सेक्शन ख़त्म किए हैं। अब जो है कुछ अमेंडमेंट्स की बात है, अपन वो कुछ अमेंडमेंट्स की बात है वो भी हम कर लेते हैं। फिर स्पेशल ऑडिट की बात है कि ऑडिट में कि जब आरबीआई को ओपिनियन है वही इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग कंपनी और इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, ठीक है, और टू सिक्योर मैनेजमेंट और जो भी है टू प्रिवेंट द अफेयर्स कंडक्टेड बाय कंपनी डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। तो ऐसे केस में जो है स्पेशल ऑडिट कर सकती है बैंकिंग कंपनी। अब बैंकिंग कंपनी स्पेशल ऑडिट कर सकती है, वो कुछ सच ट्रांजेक्शन सच पीरियड का स्पेशल ऑडिट कर सकती है कि कुछ पीरियड का स्पेशल ऑडिट करवाना हो तो कर सकती है, ठीक है। एट एनी टाइम बाय ऑर्डर डायरेक्ट द स्पेशल ऑडिट ऑफ द बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स, उसका स्पेशल ऑडिट कर सकती है बाय द ऑडिटर, या तो बैंकिंग कंपनी का ऑडिटर और अदर पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड। अब ऑडिटर को कंप्लाई करना पड़ेगा और सारे डायरेक्शन, ऑडिटर शैल कंप्लाई विद सच डायरेक्शंस, ठीक है। ऑडिटर को कंप्लाई करना पड़ेगा सारे डायरेक्शन से और साथ ही साथ रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा और साथ ही साथ कॉपी भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी बैंकिंग कंपनी को। द एक्सपेंसेस, जो स्पेशल ऑडिट के एक्सपेंसेस है वो बैंकिंग कंपनी बेयर करेगी, बॉर्न बाय बैंकिंग कंपनी। पावर एंड ड्यूटी सेम एज 143। सेक्शन 31-32, सेक्शन 31-32 हमने पढ़ा नहीं था, इधर हम इसको रीड आउट कर रहे हैं। सेक्शन 32 क्या है? सेक्शन 31-32 क्या है कि अकाउंट्स और बैलेंस शीट जो है उसकी 3-3 कॉपी जाएगी। एक तो 3 कॉपी आरबीआई को जाएगी, 3 कॉपी रजिस्ट्रार को जाएगी, अकाउंट, बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट की। तो बैलेंस शीट एंड ऑडिट रिपोर्ट की 3 कॉपी आरओसी को जाएगी, आरबीआई को जाएगी 3 महीने में, ठीक है। और 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड, कि जब ऑडिट हुआ खत्म उसके एंड ऑफ द पीरियड के 3 महीने के अंदर, ठीक है। सेम चीज़ें है। फिर पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है? अभी अपन ने सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर ये पढ़ा था कि वो एग्जाम्पशन कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हमने तब भी करी थी कि जब अपील करना हो तो अपील सेंट्रल गवर्नमेंट को होगी। अब कुछ फर्दर पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के। सबसे पहले 36A। 36A क्या बोलता है? एक्वायरिंग अंडरटेकिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी। एक्वायरिंग अंडरटेकिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी, अगर बैंकिंग कंपनी की अंडरटेकिंग को ही एक्वायर करना है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमने किसी को रिमूव करा तो उस पर कंपेंसेशन पे नहीं करेंगे, ठीक है। इधर ऐसा है कि अगर आप एक्वायर कर रहे हो अंडरटेकिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी को और इससे अगर लॉस क्रिएट हो रहा है जो भी है तो इसके लिए कंपेंसेशन पे हो जाता है शेयर होल्डर को, ठीक है।
तो चलो, एक्वायरिंग अंडरटेकिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्वायर इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। आरबीआई के साथ कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। आरबीआई के साथ कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्वायर इन कंसल्टेशन विद आरबीआई इफ डायरेक्शन ऑफ आरबीआई आर नॉट कंप्लाई विद द बैंकिंग कंपनी। अब जो डायरेक्शन अपन ने पढ़े थे 35AA में, वो डायरेक्शन अगर कंप्लाई नहीं करे, इफ डायरेक्शन ऑफ आरबीआई नॉट कंप्लाई, ठीक है, अगर डायरेक्शंस जो थे वो आपने कंप्लाई नहीं करे, तो वही बात है कि अगर आपने डायरेक्शंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ कंसल्ट किया, आरबीआई जो है और सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो सिंपल सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ कंसल्ट करेगी, उसको लग रहा है कि डायरेक्शंस जो आरबीआई ने दिए हैं वो कंप्लाई नहीं करे हैं, जो भी इज बीइंग मैनेज इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। अच्छा ठीक है, वो एक्टिविटी जो है डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि तो इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर के लिए, बैंकिंग पॉलिसी के लिए, पब्लिक के लिए, ठीक है, इफ इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर ऑफ बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग पॉलिसी टू प्रोवाइड बेटर प्रोविजंस ऑफ क्रेडिट टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, ठीक है। तो अगर उसको लग रहा है कि ये इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर के लिए है और पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी के लिए, इफ इट इज इन इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर ऑफ बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग पॉलिसी टू प्रोवाइड बेटर प्रोविजंस ऑफ क्रेडिट टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी, तो ऐसे केस में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है, पर उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। एक्वायर कर सकती है अंडरटेकिंग को, अंडरटेकिंग को एक्वायर करा तो ट्रांसफर हो जाएगी सारी एसेट और लायबिलिटी अपॉइंटेड डे पर। अब सारे जो पेंडिंग सूट है, आपने अंडरटेकिंग एक्वायर करी, मतलब एसेट और लायबिलिटी दोनों एक्वायर करी, तो जो भी पेंडिंग सूट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में फिर चार्ज हो जाएंगे, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चले जाएंगे। तो सारे पेंडिंग सूट अबेट नहीं होंगे, वो सारे पेंडिंग सूट तो कंटिन्यू ही रहेंगे, वो अबेट नहीं होंगे, ठीक है। कंपेंसेशन की बात करें तो अब आपने एक्वायर ही कर लिया, तो ऐसे केस में कंपेंसेशन की बात आ रही है, तो क्या कंपेंसेशन, ठीक है, कंपेंसेशन की बात करें तो कंपेंसेशन कितना पे करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 5th शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है कंपेंसेशन देगा, ठीक है, 5th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अब शेयर होल्डर एग्री विद द मैटर ऑफ कंपेंसेशन मे रिक्वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेफर द मैटर टू ट्रिब्यूनल। अगर शेयर होल्डर एग्रीव्ड हो गया है, शेयर होल्डर को जम ही नहीं रहा है, कंपेंसेशन जो दिया है शेयर होल्डर को नहीं जमा, तो ऐसे केस में जो है रिकम्प्यूटेशन की रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दो। पर अगर रिकम्प्यूटेशन की रिक्वेस्ट भी हमको टाइम पे देनी पड़ती है, और अगर नहीं टाइम पे दी तो वो जो कंप्यूटेड है वही फाइनल है, पर हमको नहीं जम रहा है और हमने रिकम्प्यूटेशन की रिक्वेस्ट टाइम पे दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और अगर रिक्वेस्ट कितने ने करी है, 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर, नंबर्स में देखा जाए तो 25% लोगों ने जो होल्ड कर रहे हैं एटलीस्ट 1/4, मतलब दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, 1/4 ऑफ पेड अप कैपिटल, 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो होल्ड कर रहे हैं 1/4 ऑफ पेड अप कैपिटल, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल रेफर मैटर टू द ट्रिब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे केस में मैटर कर देगा रेफर टू द ट्रिब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो करना ही पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल रेफर मैटर टू द ट्रिब्यूनल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से कंसल्ट करके ही एक्वायर करती है, और आरबीआई से कंसल्ट करके ही जो है कंपेंसेशन पे करती है। कंपेंसेशन नहीं जमा तो आप रिकम्प्यूटेशन की रिक्वेस्ट करो टाइम पे, और अगर 25% नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, 25% नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो होल्डिंग कर रहे हैं 25% पेड अप वैल्यू, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है, तो ऐसे केस में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मैटर रेफर कर देगी ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल का ऑर्डर फाइनल और बाइंडिंग हो जाएगा। अब कुछ अमेंडमेंट की बात आ रही है, अब कुछ अमेंडमेंट की बात है, तो अमेंडमेंट में 35 है, जहाँ पे हमने बोला था कि बैंकिंग कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो ऑथराइज किया आरबीआई को, तो ऐसे केस में आरबीआई इशू करेगी डायरेक्शन बैंकिंग कंपनी को टू इनिशिएट आईआरपी, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर ऑथराइज द रिजर्व बैंक टू इशू डायरेक्शन, तो ऑथराइज कैसे करेगी, बाय ऑर्डर ऑथराइज करेगी टू इशू डायरेक्शंस टू एनी बैंकिंग कंपनी टू इनिशिएट आईआरपी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफॉल्ट। अब इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस तो तभी चालू होती है ना जब डिफॉल्ट हो, तो ये तो हमने बात कर ही ली थी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है 35A अब 35A जो हमने पढ़ा था, 35A हमने क्या, 35A हमने पढ़ा था, 35A हमने ये पढ़ा था कि आरबीआई डायरेक्शंस दे सकती है, तो वही डायरेक्शंस के रिस्पेक्ट में ही है। पावर ऑफ आरबीआई टू इशू डायरेक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट, स्ट्रेस्ड एसेट के रिस्पेक्ट में भी डायरेक्शंस दे सकती है। स्ट्रेस्ड एसेट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस्ड एसेट में 3 एसेट आती है, 3 टाइप की एसेट आती है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, रीस्ट्रक्चर लोन्स,
नॉन परफॉर्मिंग असेट, रीस्ट्रक्चर लोन और असेट रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो नॉन परफॉर्मिंग असेट, रीस्ट्रक्चर लोन कि लोन जो है वो वही रीस्ट्रक्चर होगा, और असेट रिटर्न ऑफ, ये 3 चीज़ें जो हैं ये स्ट्रेस असेट में आती है। सो विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ 35A रिजर्व बैंक में फ्रॉम टाइम टू टाइम इशू कर सकती है डायरेक्शंस टू बैंकिंग कंपनी, वो इशू कर सकती है डायरेक्शंस टू द बैंकिंग कंपनीज फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस असेट, कि स्ट्रेस असेट का रिजोल्यूशन करना है और जो है स्ट्रेस असेट का रिजोल्यूशन करना है तो उसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शंस दे सकती है फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस असेट। स्ट्रेस असेट हमको पता है कि इसमें NPA, रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स, साथ ही साथ जो है राइट ऑफ असेट आते हैं। द रिजर्व बैंक में स्पेसिफाई वन और मोर अथॉरिटीज़, अब ऐसे केस में देखो रिजर्व बैंक इशू कर सकती है डायरेक्शंस, ये तो हमने देख लिया। अब रिजर्व बैंक स्पेसिफाई भी कर सकती है वन और मोर अथॉरिटीज़ और कमिटीज़ को विद सच मेंबर, तो रिजर्व बैंक स्पेसिफाई कर सकती है किसी वन और मोर अथॉरिटीज़ या कमिटी, ठीक है, विद सच मेंबर एज रिजर्व बैंक में अपॉइंट, वो कमिटी में जो है मेंबर्स को जो है रिजर्व बैंक अपॉइंट करेगा टू एडवाइज एनी बैंकिंग कंपनी, ताकि वो जो एक कमिटी है वो बने टू एडवाइज एनी बैंकिंग कंपनी, कि वो एडवाइस करे बैंकिंग कंपनी को और बैंकिंग कंपनीज को ऑन रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट। ठीक है, तो मे स्पेसिफाई वन और मोर अथॉरिटीज और कमिटी विद सच मेंबर, RBI अपॉइंट कर सकती है, RBI स्पेसिफाई कर सकती है वन और मोर अथॉरिटीज़ को, कमिटी को अपॉइंट कर सकती है, कमिटी को ऑथोराइज कर सकती है, और कमिटी के अंदर जो है मेंबर्स को अपॉइंट करके डायरेक्शन दे सकती है टू एडवाइज बैंकिंग कंपनी और बैंकिंग कंपनीज ऑन रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट, कि आप जो है एडवाइस करो बैंकिंग कंपनी को ऑन रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट। सो इस तरीके से हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के रिस्पेक्ट में सारे पॉइंट्स कवर होते हैं, और इसके रिस्पेक्ट में हमने जो है इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन है, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी हम एबल है सॉल्व करने के लिए, जो भी हमने शैल और में जो भी हमने बात करी थी वो उसी पॉइंट पे क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो सारे के सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर है। ठीक है, होप सो आपको वीडियो क्रिस्प शॉर्ट वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये PDF कहाँ से ली गई है तो वो भी मैं इधर मार्क कर दूंगा, किस फैकल्टी की है वो भी मैं इधर मार्क कर दूंगा, तो क्या है कि आपको भी समझ में आ जाए कि ये PDF अच्छी है। ठीक है, इस PDF के थ्रू आप जो है क्वेश्चंस कर सकते हो बेटर तरीके से। ठीक है, सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।